हाँ, प्यारे बच्चों नमस्कार। अब जो है इप्सिलॉन जीरो का विधि सूत्र ये बताए थे। तो यम इनवर्स n की घात -3 t घात 4 a स्क्वायर। अब इसको जो है इप्सिलॉन जीरो का यम के इस पद्धति में मात्रक क्या होता है? इप्सिलॉन जीरो का यम के यस पद्धति में मात्रक किलोग्राम इनवर्स मीटर इनवर्स मीटर घात 3 सब सेकेंड घात 4 और एम्पियर घात 2 ये होता है। ये इप्सिलॉन जो पद्धति में मात्रक किलोग्राम -1 घात मीटर घात 3 सेकंड घात 4 और एम्पियर घात 2 होता है। अब हम जानते हैं कि कल जो है बताए थे कि दो आवेशों के बीच जो बल लगता है वो कूलॉम ने नियम दिया है। और तो निर्वात अथवा वायु में अगर दो आवेश रखे जाते हैं तो कूलॉम के नियम के द्वारा क्या बल लगता है? F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जब हम दो आवेशों के बीच में मध्य में परावैद्युत माध्यम रख देते हैं तब जो है अगर उसका प्रवैतांक K है तब उसके बीच जो है बल जो है लगने वाला बल कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तब क्या होगा? Fm बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 के अपॉन R स्क्वायर ये हुआ। अब यहाँ के परावैद्युत माध्यम का प्रवैतांक है। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब समीकरण K का मान निकालने के लिए K क्या है? K परावैद्युत का प्रवैतांक है। K का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देते हैं। तो भाग दे दो Fm बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर बटे 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब ये कट गया, ये इससे कट गया तो F बटे Fm बराबर 1/1 के ऊपर चला गया तो Fm बराबर K ये तुमको प्राप्त होगा। अब इसके अनुसार हम परिभाषा दे सकते हैं। किसी परावैद्युत का प्रवैतांक निर्वात अथवा वायु में रखे आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा आवेशों के बीच माध्यम रखा हुआ है उस पर लगने वाला बल के अनुपात को प्रवैतांक कहते हैं। ये तुम्हारा है, इसे नोट कर लो। एक बार फिर से परिभाषा सुन लो। किसी परावैद्युत का प्रवैतांक निर्वात अथवा वायु में रखने पर लगने वाला बल तथा माध्यम में रखे आवेशों पर लगने वाला बल के अनुपात के बराबर होता है। तो ये है, इसे नोट कर लो। अब आगे नोट कर लिए? यस सर। अब है तुम्हारा हम समीकरण 2 से इप्सिलॉन जीरो के
बराबर इप्सिलॉन। तो के बराबर क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन बटे इप्सिलॉन 0। के बराबर इप्सिलॉन बटे इप्सिलॉन 0। तब हम परिभाषा दे सकते हैं कि किसी माध्यम में रखे की वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को प्रवर्तकांक कहते हैं। ये तुम्हारा है, जहां इप्सिलॉन 0 का मान तुम्हारा होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा इप्सिलॉन 0 का मान है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। वैद्युत आवेश संरक्षण हेडिंग है, इसे हम बताना चाहते हैं। विद्युत आवेश संरक्षण किसे कहते हैं? तो हम जानते हैं कि जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ी जाती हैं तो उसमें जो है आवेश वह विद्युतमय हो जाती है और उसमें जिसके कारण को आवेश जो है आवेश उत्पन्न होता है। आवेश उत्पन्न होने के कारण वह विद्युतमय हो जाती है। जब हम कांच की छड़ और रेशम को आपस में रगड़ते हैं तब जो है कांच की छड़ पर पॉजिटिव आवेश आ जाता है और रेशम पर नेगेटिव आवेश आ जाता है, ऋणात्मक आवेश आ जाता है, और कांच पर धनात्मक आवेश आ जाता है। तो जो है उस पर उतना ही दोनों पर जो है बराबर लेकिन विपरीत आवेश आते हैं। बराबर लेकिन विपरीत आवेश आते हैं। तो दोनों का नेट आवेश शून्य होता है, जो कि पहले भी वस्तु पर आवेश शून्य था। इस कारण जो है मतलब हम कहते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है, जिसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। ये आप लोग समझे कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। अब हम जानते हैं कि धनात्मक आवेश उस वस्तु पर होता है जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन में कमी हो जाती है, और जो जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो ऋणात्मक आवेश होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसमें धनात्मक आवेश होता है। अब ये समझ गए। अब दूसरा टॉपिक है तुम्हारा आवेश का क्वांटम। दूसरा टॉपिक नोट कर लो। मूल आवेश की क्वांटम प्रकृति। मूल आवेश की क्वांटम प्रकृति। मूल आवेश की क्वांटम प्रकृति। यह है। अब क्वांटम प्रकृति क्या है, मूल आवेश क्या है? तो हम प्रकृति द्वारा जो आवेश होता है, एक छोटा आवेश होता है, वो जो है तुम्हारा किसी कण पर जो आवेश होता है उसे ई से प्रदर्शित करते हैं, जो कि ई का मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब हम जानते हैं
कि आवेश जो सबसे छोटी इकाई आवेश की ई है। अब ई को हम जो है इससे छोटी इकाई आवेश की नहीं होती है, हम ई को E/2 के रूप में नहीं लिख सकते हैं। सबसे छोटी इकाई ई होती है। जैसे किस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण में, प्रोटॉन में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन में -1 और प्रोटॉन में +E और अल्फा कण में इलेक्ट्रॉन में -E चार्ज आवेश और प्रोटॉन में +E, अल्फा कण में +2E ये चार्ज होते हैं। तब इसे जो है हम E/2 के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम जान चुके कि सबसे आवेश की सबसे छोटी इकाई ई होती है। तो यही इसका कि आवेश को जो इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक आवेश का कूलाम होता है। तो ई को हम जो है 2E ई का गुणज होता है। जैसे अब ई का गुणज, जैसे इसमें एक आवेश है तो 2 आवेश है, 2E, 3 है तो 3E, 4 है तो 4E, 5 है तो 5E, लेकिन 5/2 नहीं हो सकता है, 5/2E नहीं हो सकता है। यही इसकी क्वांटम प्रकृति है, ये तोड़ा नहीं जा सकता है। अब आइए इसे जाने कि मूल आवेश तुम्हारा ई है, ये सबसे छोटी इकाई है, यही तुम्हारा मूल आवेश है। आवेश का मात्रा कूलाम होता है, तो ये सब तुम्हारा है। ई का मान 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है। अब आगे चलिए, हाँ देखो, अब तुम्हारा है कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप ये है, जैसे दो आवेश हम लेते हैं Q1 और Q2, ये तुम्हारा Q1 है, ये Q2 है, दो आवेश लेते हैं, इनके बीच की दूरी r है। अब इस पर Q1 आवेश है जो कि समान चिन्ह का है, Q2 है, ये Q1 है, ये समान चिन्ह का दो आवेश है, r दूरी पर रखा हुआ है। तब जो है इस पर जो बल लगता है, इधर लगता है F12 और इसकी स्थिति सदिश R12 होती है, कैप है R कैप। अब इसका जो है इस पर बल लगता है F21, इसकी R कैप ये होता है R कैप 21। ये है तुम्हारा फिगर। अब देखो Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल F21 है, और Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F12 है। तो अब कूलाम के नियम से हम जानते हैं कि पहले लिख लेते हैं कि Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F21 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R² R कैप 12 है। जहां R वेक्टर कैप R 12 एकांक
वेक्टर सदिश है, एकांक वेक्टर है, जो कि बल या तल की दिशा मतलब की दिशा की ओर इंगित होता है। अब यह Q2 के कारण, समीकरण नंबर 1, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल यह तल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर R कैप 21 नंबर 2 समीकरण। अब इसको हम एकांक वेक्टर है तो R कैप 12 बराबर हम लिख सकते हैं वेक्टर R 12 बटे R, और तो समीकरण 1 में हम रख देते हैं इसे, तो क्या हो जाएगा, या 21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R क्यूब वेक्टर R 12, ये हो गया। दूसरा है F 12 बराबर, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कैप 21 बराबर वेक्टर R 21 बटे R, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R क्यूब R 21। अब हम इससे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसकी दिशा, इस बल की दिशा और इस बल की सदिश R 12 बराबर माइनस R कैप 12 बराबर माइनस R कैप 21, और इसको हम लिख सकते हैं कि F वेक्टर F 12 बराबर माइनस F वेक्टर 21, ये है तुम्हारा F21 बराबर माइनस F21। इसका मतलब है कि दोनों में समान बल लग रहे हैं, लेकिन दिशा जो है विपरीत है। ये निष्कर्ष निकालता है सदिश स्वरूप में कि इसके कारण जो है Q1 के कारण Q2 पर बल लग रहा है इस दिशा में, और Q2 के कारण Q1 पर दूसरे दिशा में लग रहा है। लेकिन दोनों बल समान है, बराबर है, और लेकिन दिशा विपरीत है। ये तुम्हारा है आयुष सदिश रूप है। यहीं पर आज का एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। इसे समझ लेना और याद कर लेना बच्चों। प्यारे बच्चों, नमस्कार।